तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आपके आने वाले एग्जाम पीटी 26 के लिए। दोस्तों इसका पहला टेस्ट सीरीज हम लोगों ने सॉल्व किया था जो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से था। 2 पार्ट में हम लोगों ने इसको निपटाया था। और दोस्तों ये शुद्ध रूप से साइंस की टेस्ट सीरीज है। ये दोस्तों दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी के सभी साइंस से रिलेटेड हैं। एक से बढ़कर एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपको मिलेंगे, फैक्चुअल मिलेंगे, कंसेप्चुअल मिलेंगे। इतने बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे कि आप कोई भी एग्जाम तैयारी करते होंगे तो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, आपकी तैयारी में धार लगाने का काम करेगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी ये साइंस की टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया, हम लोग देखते हैं पहले वाले प्रश्न को। बड़ा ही गजब का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, न्यूटन की गति से रिलेटेड। कह रहे हैं दोस्तों आपके पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन के गति के दोस्तों आप लोग जानते हैं 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व के नियम का उदाहरण क्या होता है? जैसे गाड़ी में एक बैग ब्रेक लगा तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो दोस्तों वो तो पहला नियम जड़त्व का नियम हो गया। दूसरा दोस्तों बल का नियम कहा जाता है। जैसे आप कैच लेते हैं तो हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं तो आपको चोट नहीं लगती है, उसे दोस्तों बल का नियम कहा जाता है। और तीसरा दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप बंदूक से गोली दागते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा पीछे झटका देती है, तो वही है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। बहुत ही गजब का प्रश्न है। यहाँ आपको कई सारा फैक्ट, कई सारा कंसेप्ट जानने को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य होकर देखिएगा। कह रहे हैं दोस्तों बैरोमीटर के रीडिंग से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा इसमें सही है, शामिल है। तो दोस्तों पहला वाला आप पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं बैरोमीटर क्या होता है? हमारे वातावरण में वायुदाब जो होती है उसको मापने का काम करता है। तो दोस्तों यही ये कह रहे हैं अचानक गिर जाना, यानी बैरोमीटर रीडिंग अगर अचानक गिरती है तो तूफान आने का संकेत देता है, यानी कि एयर प्रेशर कम हो रहा है। एयर प्रेशर कम होता है तो बैरोमीटर की रीडिंग गिरती है, तो ये तो सही है। दूसरा वाले में कह रहे हैं धीमी गति से यदि गिरता है तो बारिश का संकेत देता है, ये भी सही है। तीसरा वाले में कह रहे हैं धीमी धीमी अगर वृद्धि होती है तो मौसम का संकेत देता है, यानी एयर प्रेशर बढ़ता है तो रीडिंग जो है दोस्तों स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी, तो मौसम साफ का संकेत देता है। चौथे वाले में कह रहे हैं तेजी से वृद्धि उच्च आर्द्रता का संकेत देती है। नहीं दोस्तों, वो तेजी से अगर वृद्धि होती है तो साफ मौसम, शुष्क हवा का संकेत देती है, यानी इसका उल्टा हो गया। पहले वाले में देख रहे हैं ना, पहले वाले में अचानक तेजी से गिर गया तो यानी तूफान का संकेत, और अचानक बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया तो आर्द्रता यानी साफ मौसम का संकेत। इसका उल्टा है तो ये कैसे हो जाएगा? चौथा गलत। तो आप जहां जहां 4 है उसको कट कर दीजिए, आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं ये तीसरे वाले में बड़ा ही गजब गजब के प्रश्न है। पूरी साइंस आपकी कवर हो जाएगी, शुद्ध रूप से साइंस के प्रश्न है और ऐसे ऐसे प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कह रहे हैं दोस्तों तीसरे वाले प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऐसे आपको प्रश्न बहुत सारे मिले होंगे, आपको यह जानना चाहिए। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको दोस्तों दूसरा दर्पण नहीं चाहिए, केवल समतल दर्पण के लिए यह दोस्तों फैक्ट लागू होता है। तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम व्यक्ति की जितनी हाइट है उसकी आधी होनी चाहिए, तभी उसमें दोस्तों समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहां आपका सी बनेगा। आगे दोस्तों देखा जाए यहां चुंबकत्व से संबंधित है। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां देख रहे हैं चुंबकत्व से रिलेटेड आपको दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी को दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों चुंबकत्व क्या होता है? एक तरह का दोस्तों यह भौतिक गुण होता है जो किसी भी एक पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पहले वाले में कह रहे हैं चुंबकत्व यानी लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की घटना है। वही बात जो मैंने अभी बताया डेफिनेशन। अब दोस्तों यहां दूसरा स्टेटमेंट पे आपसे करें हैं लॉर्ड स्टोन एक कृत्रिम चुंबक है। तो दोस्तों जो कि गलत है, लॉर्ड स्टोन एक दोस्तों नेचुरल यानी प्राकृतिक चुंबक होता है। तो यहां पर ये जान लीजिए ये आपको गलत हो गया। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है? तो केवल आपका यहां पर बी वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां लॉर्ड स्टोन के बारे में जान लीजिए। तो यह लॉर्ड स्टोन जो होता है दोस्तों ये मैग्नेटाइट का बना होता है, जो प्राकृतिक चुंबक है एक तरह का। आगे दोस्तों यहां कह रहे हैं 5वें वाले में
यहाँ कथन कारण से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में दोस्तों कथन है, फिर कारण है। तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जब कोई पिंड, कोई बॉडी हो, वो स्थैतिक साम्यावस्था यानी रुकी हुई अवस्था में होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है। स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, हमारा दरवाजा जो है, इसका एग्जाम्पल एक अच्छा होता है, हमारा दरवाजा दोस्तों रुका हुआ है, इसका मतलब उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो ये बात सही है। अब दोस्तों इस पर एक और फैक्ट काम करता है, कुल बल आघूर्ण शून्य है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई कोणीय त्वरण नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, बल आघूर्ण शून्य होगा तो कोणीय त्वरण, इसका मतलब वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी, कारण इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए ये ए हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6वें को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहां आपको एक से बढ़कर एक कंसेप्ट जानने को और फैक्ट जानने को मिलेगा। तो कह रहे हैं आपसे, पानी के त्रिक बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ट्रिपल पॉइंट, तो पानी के त्रिक बिंदु के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है सही क्या है। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, लैब में ये होता है। यहाँ वो एक ऐसी अवस्था तैयार की जाती है जहां पर पानी को तीनों अवस्थाओं में रखा जाता है। तो यही बात यहां कह रहे हैं, यह बर्फ और जलवाष्प के सहअस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं भाई, तीनों, बर्फ, जलवाष्प और तरल अवस्था तीनों में होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहां आप जानते रहेंगे त्रिक पॉइंट में नाम में भी है त्रिक, तो इसका मतलब तीनों अवस्था। दूसरे में कह रहे हैं पानी के त्रिक बिंदु के अनुरूप का तापमान 273.16 केल्विन होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसका केल्विन में टेम्परेचर इतना होता है। कभी कभी ये दोस्तों डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता है, तो डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर दोस्तों 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये डाटा आप याद रखे रहेंगे, कभी कभी सीधा पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। तो यहाँ आपका इसका मतलब कह रहे हैं सही क्या है, तो सही केवल दूसरा वाला है, पहला तो गलत हो गया, ऑप्शन बी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 7वें को। बहुत अच्छा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आप जानते हैं आकाश तो एक समय मतलब एक तरह का तो काला है, लेकिन हमें नीला इसलिए दिखाई देता है, जो सनलाइट आती है वे दोस्तों आसमान में बहुत सारे धूलकण होते हैं, वहां से टकराती हैं, तो टकराने के बाद उसमें जो 7 रंग होते हैं उनमें से ब्लू हुई एक ऐसा होता है जो हमारे पास आता है, क्योंकि उसकी एक मीडियम वेवलेंथ है, न ज्यादा बहुत बड़ी है न ज्यादा छोटी है। तो इसलिए जो बड़ी होती हैं वो तो टकराएंगे ही नहीं, वो तो मतलब फैलेंगे ही नहीं, जो छोटी होंगी वो पहुंच ही नहीं पाएंगी, ब्लू ही पहुंचता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 8वें को। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों चालन के बारे में। चालन जिसे हम लोग इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग आग यहां पर जला दिए और आग में सरिया डाल दिए, सरिया का एक हिस्सा गर्म करें तो यहां दूसरा हम लोग पकड़ेंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब दोस्तों वहां के परमाणु अपनी ही जगह पर रहकर ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कौन सा कथन सत्य है, यह केवल सॉलिड में होता है, जान लीजिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि इसके लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यस दोस्तों होती है, यहां पर एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जैसे सनलाइट होती है, उसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर जान लीजिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये निर्वात में तो घटित नहीं हो सकती। आगे दोस्तों हम लोग देखें ये 9 वाले में, तो यहां पर हिग्स बोसॉन के बारे में पूछा जा रहा है। हिग्स बोसॉन के कण जो पार्टिकल होते हैं उसकी अस्तित्व किसकी पुष्टि करती है। आप लोग जानते हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज हुई, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि एक छोटा सा पार्टिकल मास कैसे ग्रहण कर लेता है, उसमें जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान कैसे हो जाता है, तो इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। तो द्रव्यमान की उत्पत्ति के बारे में हिग्स बोसॉन ने बताया। आगे दोस्तों अगर हम ये 10वें वाले के बारे में देख लें, तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा जाता है जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। कुछ कथन दे दिए गए हैं, कथनों पे विचार करके बताएं आखिर सही क्या है। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो करें वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। यानी दिशा की आवश्यकता होगी तो सदिश, और यहाँ अदिश दे दी है, अ का मतलब नेगेटिव होता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि दोस्तों उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है, जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश हम लोग कहते हैं।
तो यहाँ अदिश दे दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। दूसरा वाला कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश, तो नहीं दोस्तों यहाँ अदिश होता है, तो यहाँ पर उल्टा दे दिए, ये वाला यहाँ रहना चाहिए था, ये वाला यहाँ, इसलिए दोस्तों दोनों के दोनों गलत हो गए। तो सही कौन सा है? डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है हमारा। आगे देख ले हम यहाँ दोस्तों 11 वाले में देखें, इसमें क्या कह रहे हैं हमारा, बहुत अच्छा, ये कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कथन दे दिए गए हैं, कारण बताना है सही क्या है। तो देखें कह रहे हैं लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी दोलन की समय अवधि में भी वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है दोस्तों। आप लोग अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहें, आप अपने बच्चे को झूला झुलाएंगे, झूले की रस्सी लंबा कर देंगे तो झूला लंबा दूर तक जाएगा। बच्चा एक बार झुला देंगे तो बड़ा लेट से अपने आपके हाथ में आएगा। वहीं अगर झूला छोटा रहेगा तो वो बड़े जल्दी से झुलाएंगे तो फटाफट आपके हाथ में आ जाएगा बच्चा। तो यही है इसका एक एग्जाम्पल। तो आप समझ रहे होंगे समय की अवधि लोलक की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होती है। जी दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ जो लोलक की लंबाई होती है दोस्तों, वो इसके आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक दोस्तों फार्मूला काम करता है। फार्मूला दोस्तों होता है ये टाइम पीरियड, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टाइम बराबर 2 पाई और दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों लंबाई के, तो L/G। तो यहाँ ये फार्मूला होता है दोस्तों, यानी जो टाइम पीरियड होता है वो रस्सी की लंबाई पर डिपेंड करता है और गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही आप फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ का मतलब ये दोनों सही हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो 12 वाले में आपसे पूछ रहे हैं कि तारे अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो आप लोग जानते हैं सूर्य भी एक तारा है। वहां पर क्या होता है, सूर्य एक गैस का लगभग गोला है। तो वहां पर हाइड्रोजन होते हैं, सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में टकरा कर वो हीलियम में बदलते रहते हैं। तो यही है, यानी वो परमाणु संलयन के आधार पर होता है। तारे अपनी जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये परमाणु संलयन के आधार पर, और यही दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है यही परमाणु संलयन के आधार पर ही काम करता है। और दोस्तों ये हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर, और ये जो और परमाणु बम जो होता है दोस्तों परमाणु विखंडन के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों ये 13 वाले में। तो यहाँ दोस्तों मैक से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मैक क्या होता है कि अगर कोई बॉडी ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल कितनी होती है 330 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई बॉडी 330 मीटर पर सेकेंड के गति कर रही है तो उसे मैक कहा जाता है। तो याद रखेंगे पहला वाला कह रहे हैं कि मैक अति तीव्र चाल से चलने की एक यूनिट है। बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहे हैं एक मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है दोस्तों, जो कि गलत है। एक मैक से 5 मैक के बीच अगर जिसकी चाल होती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक नहीं। 5 मैक से जब ज्यादा चाल हो जाती है तो उसे दोस्तों हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो नाम में भी है हाइपर यानी हाई यानी 5 से ज्यादा। तो ये दोस्तों यहां पर गलत हो गया। तीसरे वाले में करें 5 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक, नहीं मेरे भाई इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर उल्टा दे दिए, इसका इसमें कर दिए हैं, इसका इसमें। तो केवल आपका पहला सही होगा, दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं आगे देखते हैं पूछ रहे हैं क्या, तो कौन सा कथन पूछ रहे हैं। तो केवल पहला आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका केवल यहाँ पर सही होगा। आगे दोस्तों अगर हम ये 14वें वाले को देखें तो यहाँ दोस्तों मिलान से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बड़ा ही गजब का प्रश्न है। मिलान वाले प्रश्न को तो आप चुटकियों में सॉल्व करते होंगे, ध्वनि का स्रोत और तीव्रता। तो यहाँ तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, क्योंकि एक कहावत है ना कि दिमाग लगाओगे तो मुर्गा भी अंडा देगा। कैसे देगा, आप लोग जानते हैं जो जेट विमान होती है उनकी बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो जेट विमान से मिला दीजिए। तो कौन सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर यही वाला है। तो इसकी तीव्रता जेट विमान से मिला दीजिए। और विद्युत मोटर उसके बाद आवाज करती है सबसे ज्यादा। तो ये जो दूसरा वाला है ये विद्युत मोटर से मिला दीजिए। साधारण बातचीत सबसे कम होती है तो इसको मिला दिए। जोर से बातचीत थोड़ा साधारण तुलना में ज्यादा होता है। सब सीधे सीधे मिल गए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 14 वाले का डी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ ये 15 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं, इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं, कथन पर विचार करके बताइए सही क्या है।
तो यहां दोस्तों जो पहले वाले स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि रेडियो तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, मेरे भाई कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव होती हैं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे सनलाइट हो गई, ये किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो दोस्तों ये वाला आपका यहाँ गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में कह रहे हैं रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होते हैं। यस, जैसे आपका विबग्योर होता है रंगों का, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइट्स होती हैं उनका भी यहाँ पर होता है। तो जो पट्टी होती है दोस्तों, इसकी जो स्पेक्ट्रम होती है उसमें सबसे बड़ी दोस्तों क्या होती है, यहाँ सबसे बड़ी यही रेडियो तरंगे ही होती है। तो ये वाला आपका सही है, ऑप्शन आपका केवल बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम 16वें वाले को देख लें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कथन पर विचार दीजिए, विचार करके बताइए सही क्या है। पहले वाले में करें वह न्यूनतम वेग किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आए, तो इसे क्या कहा जाता है, कभी लौटकर नहीं आता है, तो इसे पलायन वेग कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, पलायन वेग वैसे कहा जाता है किसी बॉडी को हम इतने स्पीड से फेंक दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस कभी लौट कर न आए, यही है। दूसरे वाले में करें पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बिल्कुल सही। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं मेरे भाई, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। केवल 1, 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में दोस्तों कथन कारण दिया गया है, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहे हैं कथन है दोस्तों, यहाँ पर कथन है और कारण है। तो कथन कारण है तो इसका मतलब चलती हुई बस पर अचानक रुकने पर आगे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जानते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम इसका उदाहरण है, जड़त्व का नियम, सही है। शरीर गति में रहने का प्रयास करता है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, तो यस दोनों सही हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपका ऑप्शन जो होना चाहिए बी हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और उसको व्याख्या भी कर रहा है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा ये हुआ। 18 वाले को अगर हम लोग यहीं पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाएं दी गई हैं, विचार करके बताइए सही क्या है। तो देखें यहाँ पर दोस्तों मरीचिका क्या होता है, जैसे हम लोग गर्मियों में पक्की सड़कों पर निकलते हैं तो हमें आगे पानी जैसा कुछ दिखाई देता है, वो दृष्टिभरम होता है लेकिन पानी रहता नहीं है। तो ये वाला तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये कार्य करता है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर ये वाला। और आकाश एवं समुद्र जो नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण नहीं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। जहां 2-2 है आप काट दीजिए, ये उत्तर नहीं होगा, यानी एक जहां पर होगा वो आपका उत्तर होगा। चौथे वाले में साबुन के जो बुलबुले रंग बिरंगे दिखाई देते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, तो ये चौथा वाला भी सही है, पहला सही है, तो 1-4 आपके सही हो जाएंगे, डी केवल सही हुआ 18 का। मैंने एलिमिनेशन मेथड से तो उत्तर पता कर लिया, लेकिन तीसरा में दिया है तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, विवर्तन के कारण नहीं, यानी प्रकाश मतलब कि रास्ता भटक भटक कर हम लोगों के पास अगर पहुंचता है तो प्रकाश का विवर्तन वाले में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए पदार्थ की मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है किसी वस्तु में, जैसे उसमें जो मूल कण होते हैं जैसे परमाणु, अणु, आयन, ये कितनी संख्या में मौजूद हैं, इसे पदार्थ की मात्रा कहा जाता है, न कि भार। कुछ लोग किलोग्राम में लगा देंगे, किलोग्राम भाई वेट मापने के लिए होता है, ये मोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लें हम लोग दोस्तों ये 20 वाले में, तो 20वें वाले में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, रंग दिए हैं और उनका तरंग दैर्ध्य दिया है। तो आप लोग अगर वो पट्टी याद होगी आपको विबग्योर वाली, तो बड़े ही आसानी से आप ये कर ले जाएंगे विबग्योर वाला में। तो इसमें दोस्तों जानते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो वेवलेंथ हम लोग लैम्डा से प्रयोग करते हैं, यहाँ बढ़ते हुए लैम्डा को दिखाया गया है, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होती है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नलों पर रेड लाइट लगाई जाती है, दूर से ही आपको दिखे, क्योंकि ये भटकती नहीं है, ये मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, दूर तक जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ रेड तो दिया नहीं है, फिर ऑरेंज भी नहीं दिया है,
फिर यहाँ पर दोस्तों येलो दिया है, यानी सबसे बड़ी वेवलेंथ यहाँ येलो की ही होगी। तो जो सबसे बड़ी है उसे पीला के साथ मिला दीजिए तो आपका उत्तर आसानी से बन जाएगा, सबसे बड़ी यही है। उसके बाद दोस्तों हरा होती है, उसके बाद हरा की होनी चाहिए, तो जो दूसरे नंबर पर है उसे हरा से मिला दीजिए। तो ये दूसरे नंबर पर ये वाला 495 वाला होना चाहिए, तो हम लोग इसे मिला देते हैं। अब तीसरे नंबर पर देख रहे हैं ब्लू है, नीला, तो जो तीसरा सबसे बड़ा है उसे नीला के साथ मिला दीजिए, तो आपका नीला के साथ हो जाएगा। फिर बचा एक बैगनी, तो इसे मिला दीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन बनेगा? ए वाला तो 3 पे जाना चाहिए, ए वाला 3 पर, और बी वाला 2 पे, ए 3 बी 2 सी 4 डी 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर दो एक देख लें हम 21 वाले में, तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहे हैं कथनों पर विचार करके बताइए सही क्या है। तो सही यहाँ पर पूछ रहे हैं, वर्षा के बाद जानते हैं, बारिश के बाद जो वर्षा की बूंदें आसमान में लटकी रहती है, जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो हमें 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। सही है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की सीधा दिशा में बनता है। नहीं मेरे भाई, सूर्य की उल्टा दिशा में बनेगा, सूर्य पश्चिम में होगा तो ये पूरब में दिखाई देंगे लगभग। तो ये वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो हम इसे काट देंगे, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। तीसरा को बिना पढ़े हम बता सकते हैं, उत्तर हमारा यही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब कह रहे हैं कि एक साथ, तीसरा वाला भी बता ले क्यों भाई गलत हुआ, कि एक साथ कह रहे हैं 2 इंद्रधनुष कभी नहीं बन सकते। बन सकते हैं भाई, तो उन्हें प्राथमिक और द्वितीयक 2 इंद्रधनुष बन जाते हैं, तो उन्हें द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में होता क्या है कि उनकी पट्टी जो रंगों की उल्टा होती है पहले वालों से। तो ये हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों हम ये 22 वाले में, बहुत अच्छा। 22 वाले में कह रहे हैं कथन कारण, कथन है कारण है। कथन में दिया है आपको रुद्धोष्म प्रक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हो गया कोई बॉडी इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट हो गई है, इन्वायरमेंट से न टेम्परेचर लेती है न उसको देती है। तो इस प्रक्रिया में परिवेश के साथ ऊष्मा विनिमय शून्य होता है, यानी क्यू का मान यहाँ, क्यू मतलब ऊष्मा, शून्य होता है, बिल्कुल सही। रुद्धोष्म प्रक्रिया में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे भाई तापमान में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो लेती देती नहीं है, ये वाला मामला हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों ये थोड़े बहुत कंडीशन में सही मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं ये गलत हो जाएगा भाई। वो अपना तापमान में तो परिवर्तन करता ही है, लेकिन बाहर से लेता देता नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका थोड़े ही मात्रा में सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए गलत और ए सही और बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पे इसका आंसर तो अगले पेज पर रखा गया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ सी हो जाना चाहिए दोस्तों। 22 का यहाँ आपका सी हो जाएगा। आगे देख ले दोस्तों हम 23 वाले में दोस्तों ऊष्मा इंजन का बात कर रहे हैं। ऊष्मा इंजन क्या होता है? एक ऐसा इंजन जिसे हम ऊष्मा दें और उसके बदले वो हमें यांत्रिक ऊर्जा दे। जैसे डायनेमो को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो उसके बदले में वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। विद्युत मोटर को हम विद्युत देते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो उसी प्रकार ऊष्मा इंजन को हम ऊष्मा देंगे तो हमें यांत्रिक ऊर्जा देगा। तो ऊष्मा इंजन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आप लोग जानते हैं ऊष्मा न तो उत्पन्न की जाती है कि न तो नष्ट की जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज किया जाता है। तो यही बात है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ ये तो नहीं होगा। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, वही बात है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आगे देख लें 24 वाले को अगर हम, तो यहाँ पर दोस्तों कथन कारण दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कथन है कारण है। कथन में आपसे कह रहे हैं कि वायु में आर्द्रता होने पर जल का वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, बिल्कुल सही। बरसात में आप कपड़े डाल देंगे बाहर, सूखेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वायुमंडल में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण नहीं होगा आपके कपड़े से पानी का, तो सही है। वर्षा ऋतु में हवा में अधिक आर्द्रता होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं, वही बात जो मैंने बताया सटीक वही है। तो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगर 25 का, तो कह रहे हैं दोस्तों तापमान जिसका पाठ्यांक यानी रीडिंग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर एक समान होता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो कौन सा मतलब रीडिंग है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर स्केल पर मतलब सेम होता है। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक दूसरे पर दोस्तों सेम होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप उसे जानते रहेंगे तो आपको हमेशा काम देगा। फार्मूला होता है दोस्तों एफ मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5
9/5 और इंटू सी प्लस 32। तो ये फार्मूला याद रखे रहेंगे। तो यही दोस्तों है। दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं, कथन दे दिए हैं, कारण बताना है सही क्या है। तो आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन की बमबारी करके ही परमाणु अभिक्रियाओं को जो है दोस्तों शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। तो ये तो बात सही है। न्यूट्रॉन का उपयोग परमाणु नाभिक पर बमबारी करने के लिए किया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन और संलयन जैसी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका दोनों सही है और एक्सप्लेन भी करने वाले हो गए। तो यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 27 बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट जानने को मिलेगा। देखते हैं क्या करें कि न्यूटन के शीतलन नियम, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं न्यूटन्स का कूलिंग लॉ। तो कूलिंग लॉ ये क्या होता है न्यूटन्स का, इसमें रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट देकर बता रहे हैं सही क्या है। तो कूलिंग नियम क्या होता है दोस्तों, कोई बॉडी इन्वायरमेंट के, कोई एक बॉडी है यहां पर, वो उतना ही, तो ये कूलिंग नियम होता क्या है दोस्तों, शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए, कोई बॉडी कितनी तेजी से ठंडी होगी यह उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे एक कप हम चाय लेकर बैठे, अगर बाहर बहुत ठंड का मौसम है तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर बाहर गर्मी का मौसम है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो दोस्तों वो चाय धीरे धीरे गर्म होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही तेजी से वो बॉडी ठंडी होगी। तो यही कहना चाहते हैं इसमें। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होता है। यस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोस्तों ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ ये तो यहाँ सही हुआ। दूसरा वाले में क्या कह रहे हैं, यह नियम केवल लघु यानी छोटे तापांतर के बीच वैलिड होता है। बड़े बड़े जो परमाणु भट्टियां होते हैं उनके लिए इनवैलिड हो जाता है ये भी सही है। तीसरे वाले स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहे हैं, शीतलन की दर यानी ठंडे होने की दर वस्तु के सतह के क्षेत्रफल के घटने पर बढ़ती है। नहीं मेरे भाई, आप जैसे जान लीजिए, आप कप में एक चाय रख दो और एक वही उतना ही चाय थाली में रख दो, तो कौन ज्यादा ठंडी होगी, थाली वाला ठंडी होगी। यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से वो ठंडी होगी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। केवल 27 का आपका क्या हुआ, 1 और 2 सही होंगे। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 वाले को। बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न कई सारी जगह पर पूछ लेते हैं। ऐसे कथन दिया है, कारण दिए हैं। कथन में आपसे कह रहे हैं, उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस के केस में जब वस्तु फोकस पर हो तब अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बिल्कुल सही। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि नहीं दे दिया है। आगे देखते हैं क्या दिए हैं। आगे दोस्तों यहां पर कह रहे हैं सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आगे दोस्तों अगर ये 29 वाला देखें तो ये मिलान से संबंधित प्रश्न है। इसको हम बड़े ही अच्छे से मिला लेंगे, कोई दम नहीं है। आप लोग कक्षा 9 में ही इसको पढ़े होंगे। डायनमो क्या करता है, जैसे जनरेटर में एक डायनमो होता है, इंजन होता है, इंजन डायनमो घुमाता है यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो डायनमो आपको विद्युत ऊर्जा देती है। तो विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। अब यहाँ पर ये लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। तार के द्वारा स्पीकर को हम लोग करंट देते हैं, स्पीकर चिल्लाने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यस। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक से हम लोग अपनी आवाज देते हैं तो वो उसे इलेक्ट्रिक में बदल देता है, यानी एम्पलीफायर में लेके जाता है तार के द्वारा। तो ये दोस्तों क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो हमारा सही क्या हुआ, ए वाला 3 पर, डी वाला 1 पर। तो ए वाला 3, डी वाला 1, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 29 का सी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 30 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट जानने को मिलेगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत दोस्तों बताता है कोई बॉडी को हम पानी में फेंकें वह कैसे डूबेगी, नहीं डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी, क्यों डूब जाएगी, यही बताता है। इसके अनुसार किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड का उत्प्लावन बल बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों, कोई बॉडी को हम पानी में फेंकते हैं तो जितना पानी को हटाता है वो बॉडी जितना अपने तली से पानी को हटाएगा, वो पानी उतना ही उत्प्लावन बल उस बॉडी पर लगाएगी। तो कोई बॉडी अगर अपने भार के बराबर अगर पानी हटा देती है तो नहीं डूबेगी, अगर उतना नहीं हटा पाती है डूब जाती है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर शरीर के वजन के बराबर, तो उत्प्लावन बल क्या करता है,
डूबे हुए पिंड का उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर शरीर द्वारा विस्थापित यानी बॉडी द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा। ये 30 में क्या हुआ आपका ये, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, शरीर यानी बॉडी के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। 31 वाले को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि युग्म दे दिए हैं, कुछ जोड़े पढ़ के बताना है सही क्या है। देखें डॉप्सन हम लोग जानते हैं, ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए एक ये यूनिट है, यस। क्यूसिक में क्या होता है, यह जल प्रवाह को मापने की एक इकाई है, ये भी सही है, ये भी सही है। कूलाम क्या होता है दोस्तों, ये विद्युत आवेश यानी चार्ज को मापने का ये मात्रक है, तो यहाँ पर ऊष्मा नहीं है, ये चार्ज यहाँ पर दिया है, ये हो जाएगा। थर्म क्या होता है, ऊष्मा का मापने का, ऊष्मा यहाँ, यानी ये यहाँ का दे दिया, यहाँ वाला का यहाँ दे दिया, तो ये दोनों गलत हो गए, केवल एक दो आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देख लिया जाए 32 वाले में, तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कुछ आपको जोड़े दे दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही है आविष्कार से रिलेटेड, मतलब कौन सा सही नहीं है, यानी 3 सही है, एक गलत है। तो जानते हैं भाप इंजन को जेम्स वाट ने आविष्कार किया था, सही है। एक्सरे मशीन का आविष्कार रोएंटजन ने किया था, ये भी सही है। डायनमो का ये फैराडे ने किया था, ये भी सही है। यानी शुरुआत के तीनों हम जानते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित भी हैं, तो ये तो अपनी जगह पे सही है। तो गलत केवल डी वाला होगा, हमें भले से न पता हो लेकिन हम मान लें क्योंकि शुरुआत के 3 हम क्लियर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बात आती है कि वाटरमैन, तो वाटरमैन ने किसकी खोज किया था, आप लोग जानते हैं जो फाउंटेन पेन होती है जिसमें पानी जैसी स्याही भरा जाता है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार ये वाटरमैन ने किया था। अब यहाँ पर ये बात आती है, ये टाइपराइटर का आखिर खोज किसने किया था, तो टाइपराइटर का खोज दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम दोस्तों याद नहीं आ रहा, हाँ शोल्स नाम था उनका, क्या नाम था उनका, शोल्स, शोले जैसा कुछ नाम था, सोल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो वही ये टाइपराइटर की खोज किए थे। आगे देखा जाए अगर 33 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि विचार कीजिए, विचार करके बताना है सही क्या है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, दोस्तों गलत, अभी मैंने बताया था ये नाभिकिक संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर तो परमाणु बम होता है ना, तो ये तो गलत हो गई, तो पहला गलत हो गया, हमें सही पूछ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता उत्तर, ये नहीं हो सकता। आगे देख लें, नाभिकीय संलयन में नाभिक विखंडन की तुलना में ऊर्जा उत्पादित कम होता है, तो नहीं नहीं मेरे भाई, यहाँ पर कह रहे हैं नाभिक संलयन में नाभिकीय विखंडन तुलना में ऊर्जा कम नहीं अधिक होता है, इसलिए हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है परमाणु बम से ना, क्योंकि परमाणु बम विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम ये जो परमाणु संलयन पर, तो हाइड्रोजन बम में ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा तबाही मचाता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम कहा जाता है, बिल्कुल सही, ये वाला आपका सही है, केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे अगर देख लिया जाए 34 वाले में, केशिकात्व के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, कैपिलरी के बारे में, केशिकात्व क्रिया के संबंध में क्या सही है, तो आप लोग जानते हैं ये क्या करता है दोस्तों, ये द्रव को पोरस के माध्यम से ऊपर नीचे चढ़ने की एक क्रिया होती है, परतों के बीच ये नलिकाओं में तरल पदार्थ ऊपर या नीचे, यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ये सी यही होगा। आगे दोस्तों देखें 35 वाले में, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको करें जिसे दिखाई दे, तो कथन कारण सही है, कथन है कारण है, कथन में कह रहे हैं कि लंबाई बढ़ने पर किसी तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के यहाँ टेप रिकॉर्डर था, तो टेप में और स्पीकर यहाँ रहता था, तो इसके तार जितना लंबा हो जाता था तो स्पीकर से अच्छी आवाज नहीं आती थी, हम लोग बचपन में ही प्रैक्टिकली, ये मालूम नहीं था लेकिन हम लोग को इतना मालूम था, ये टेप और स्पीकर से बीच तार जितना छोटा रखेंगे उतना चकाचक ये स्पीकर बजेगा, तो यही बात है कि अगर तार की लंबाई बढ़ जाती है प्रतिरोध बढ़ जाता है, आप लोग जानते हैं प्रतिरोध एक तरह का बैरियर होता है करंट का, जिसका मात्रक ओम होता है, तो सही है ये। प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, बिल्कुल सही, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, 35 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखें अगर हम लोग ये 36 वाले का, तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं बड़ा ही अच्छा सा सवाल दिया है, कई लोगों को ये भ्रम फैला देता है कि भाई निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष नाम में तो दोष है, लोगों को लगता है कि निकटे वाला नहीं दिखाई देता है, नहीं मेरे भाई उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा।
तो यहाँ पर कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती, नहीं मेरे भाई दूर की धुंधली दिखाई देती है, ये गलत हो गया। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, नहीं दूर की सही दिखाई देती है, पास की धुंधली दिखाई देती है। तो यहाँ उल्टा दे दिए हैं दोनों का एक दूसरे का, इसको यहाँ रहना चाहिए था, इसको यहाँ, तो यहाँ सही कह रहे हैं, सही कोई नहीं है, दोनों गड़बड़ है। आगे देखें अगर 37 वाले में, तो यहाँ पास्कल के नियम करें। पास्कल का नियम क्या होता है दोस्तों? पास्कल का नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको आसान भाषा में समझा दे, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट समझने जा रहे हैं आप। कोई पन्नी है, थैली, इसमें आप लिक्विड भर दीजिए, लिक्विड भर देंगे, अगर पन्नी को कहीं से भी दबा दिए आप, तो जितना दबाओगे, जितना यानी यहाँ का जो जल था, यही जल आगे जाके यानी जितना आपने दाब यहाँ पर बढ़ाया, उतना ही दाब पूरे पन्नी में फैल जाएगा। यानी जो आपने दाब यहाँ पर लगा दिया, वो एक्स्ट्रा दाब पूरे पन्नी पर फैल जाता है। तो वही बात यहाँ दोस्तों आजकल गाड़ी मोटर में जो डिस्क ब्रेक लगती है, तो इसी पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है। आप लोग डिस्क ब्रेक अगर देखेंगे ध्यान से, समझ में आएगा आपको। तो इसी से रिलेटेड कह रहे हैं सही क्या है। तो यदि गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो विरामावस्था में तरल पदार्थ में दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से लगता है। बिल्कुल सही इनका कहना है कि कोई हम बर्तन ले लिए हैं और बर्तन में लिक्विड भर देते हैं, तो ये लिक्विड जो है बर्तन के चारों ओर एक समान दाब लगाता है। तो बिल्कुल सही है। एक बंद तरल पदार्थ में दाब परिवर्तन बिना कम हुए प्रसारित होता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर दोस्तों सही है। तो ये भी वहां पर ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं गतिशील तरल पदार्थ सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। नहीं मेरे भाई, रुका हुआ, जैसे हम मैंने बताया ना, कोई बर्तन में आप पानी भर दिए, पानी तो रुका हुआ है, तभी बर्तन के चारों दीवारों, सभी दीवारों पर एक समान दाब डालता है। लेकिन अगर यही पानी बह रहा है, जैसे पाइप में से बह रहा है, तो एक समान दाब नहीं डाल पाएगा, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हुआ, केवल 1 और 2। आगे अगर हम लोग 38 वाले को देखें, तो जिसमें आपसे कह रहे हैं कथन पर विचार कर लीजिए, बताइए सही क्या है। तो हम लोग देखें पहला वाला, किसी चालक यानी कोई कंडक्ट हो, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश यानी विद्युत धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। वही मेरे बात भाई मैंने अभी बताया ना, बैरियर। प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि वो करंट को बहने नहीं दे रहा है, करंट को धीरे धीरे रोक रहा है। तो यही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और इसका मात्रक SI मात्रक ओम है, अभी मैंने बताया था। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 38 का। अगर हम दोस्तों ये देखें 39 में, पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं दोस्तों? आप लोग जानते हैं श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें पराश्रव्य तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। ये क्या है? ये इसके संदर्भ में दिया है दोस्तों, बताना है। ये कीड़ों को नष्ट करती हैं, यस बिल्कुल सही। कीड़ों को मारने में भी उपयोग की जाती हैं, कपड़ों से धूल हटाने में प्रयोग किया जाता है, जो ऑटोमेटिक दरवाजा होता है उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं, और मेडिकल में भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। जब दोस्तों मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करने आया था, एक बहुत बड़ी कोचिंग, जब मैंने पहले एडमिशन लिया था, तो दोस्तों वहां पर मैं जैसे दरवाजे के पास पहले दिन गया, क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था, गांव से निकला था, तो जैसे ही पहुंचा वो खुल जा रहा था, तो हमें लगा यार कोई रिमोट से इसको चला रहा है क्या। मैं बार बार देख रहा था, तो स्टाफ के लोग देखकर हंस रहे थे, वो समझ गए एक बच्चा गाँव से आया है। तो ये है। आगे देखें, यहाँ इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है, यस। स्वचालित दरवाजों में किया जाता है, ऑटोमेटिक दरवाजे में, सब सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे दोस्तों 40 वाले में अगर देखें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वैसे अभी मैंने बताया था ना, मिग मरीचिका वाला, वो दृष्टि भ्रम वाला, सड़क जो मतलब पानी जैसा दिखाई देती है, यही है। तो ये किस स्थिति में होता है ये बताना है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि जब मतलब प्रकाश का एक माध्यम, जैसे मान लीजिए विभिन्न माध्यम में प्रकाश अगर गति करता है, तो उस लिए दिखाई देता है ये। तो दोस्तों जब प्रकाश अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम से कम अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तब ऐसा दिखाई देता है। जानते हैं अपूर्णांक सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। तो सड़क पर अपूर्णांक ज्यादा है, उसके ऊपर हवा है, हवा का अपूर्णांक थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा दृष्टि भ्रम दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 40 का आपका बी हो गया। आगे देखते हैं, तो ये अर्धचालक के बारे में कह रहे हैं। अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जो चालक होते हैं और अचालक होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच होती है। इसका उपयोग एम्पलीफायर वगैरह में बड़ा ही चौचक तरीके से किया जाता है।
अर्धचालक। अर्धचालक का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, उतना ही अच्छा काम करते हैं। इसलिए जो डीजे उजे की मशीनें होती हैं तो जैसे जैसे गर्म होती हैं वैसे वैसे वो तेज बजती जाती है, अच्छा काम करती हैं। तो यही है। आगे देखें, इनकी चालकता कुचालक से कम परंतु चालक से अधिक होती है। बिल्कुल सही। तापमान में कमी के साथ इनकी चालकता बढ़ती है, तो नहीं मेरे भाई, तापमान जैसे बढ़ेगा तब उनकी चालकता बढ़ेगी, तापमान कम होगा तो चालकता कम होगी। तो ये दूसरा गलत। आप लोग जानते हैं अर्धचालक में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, यही सब इसके उदाहरण में आते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन महत्वपूर्ण अर्धचालक है, बिल्कुल हैं। तो 1 और 3 आपका यहाँ 41 वाले में सही हुआ आपका। ये क्या हुआ यहाँ पर, जर्मेनियम और सिलिकॉन महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। तो हमसे सही पूछा जा रहा है, तो सही क्या है, इनकी चालकता कुचालक से कम। ओहो, मैंने गलती यहाँ पर किया है। इनकी चालकता ये चालक से कम होती है, कुचालक से अधिक होती है। तो उल्टा दे दिया मैंने, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर दिया। यानी जो चालक होते हैं, यहाँ कुचालक लिखा है ना, कुचालक से अधिक होती है लेकिन चालक से कम होती है। तो यही बात है, यहाँ पर पहला भी गलत हो जाए, केवल 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 को बच्चों वाला सवाल है कि आखिर किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों एक आप लोग लाइन याद किए होंगे, ईटा पर नाचे। तो ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, ईटा, टॉमसन ने किया था। और पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया। तो नाचे, तो याद कर लेंगे आप। आगे देखते हैं ये 43 वाले में। तो कह रहे हैं लैंग्रेज बिंदु निम्नलिखित मतलब कौन सा अंतरिक्ष में लैंग्रेज बिंदुओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो लैंग्रेज बिंदु क्या होता है दोस्तों, एक दोस्तों ये पूछा जाता है। लैंग्रेज बिंदु एक विशेष बिंदु होता है दोस्तों, जो बड़े खगोलीय पिंड जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच का दोस्तों एक तरह से स्पेस के बीच का एरिया होता है दोस्तों, वहां पर स्पेस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो एक ऐसा स्थान जहां दो बड़े पिंड का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे तीसरे पिंड द्वारा महसूस किए गए अपकेंद्री बल के बराबर होता है। तो यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग ये 44 वाले को देखें तो आप लोग एसी डीसी खूब पढ़े होंगे, तो इसी से रिलेटेड है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, एसी का मतलब जो हमें बिजली मिलती रहती है, जो हमें हम प्रयोग करते हैं वो एसी होती है, और बैटरी वाला करंट जो हो वो डीसी होता है। तो कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। नहीं मेरे भाई, इन्वर्टर इसीलिए होता है कि आपका लाइट जली जाए तो आपका सिस्टम वैसे ही काम करते रहे। यानी इन्वर्टर बैटरी से डीसी लेकर उसे एसी में बदलता है। तो यानी डीसी को एसी में बदलता है, एसी को डीसी में थोड़ी ना। और जो एसी को डीसी में बदलता है वो रेक्टिफायर होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग दिष्टकारी कहते हैं। तो यहाँ उल्टा दे दिया है दोनों का, तो यहाँ एक दूसरे को उल्टा दे दिया, जो ऊपर रहना चाहिए था ये दिष्टकारी यहाँ रहना चाहिए था, इन्वर्टर यहाँ, तो दोनों उल्टे हो गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 44 का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। आगे देख लें 45 में दोस्तों क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस परमाणु नाभिक की खोज के लिए परमाणु भौतिक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वही बात है दोस्तों, अभी मैंने बताया था परमाणु के नाभिक की खोज वही रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें अगर 46 में, तो कथन का हमें दिया है दोस्तों, यहाँ पर कथन पर विचार कर लीजिए, विचार कर बताइए सही क्या है। आप लोग जानते हैं जल का आयतन अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो नहीं मेरे भाई, आप जल जब खौलाओगे, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम करते करते आओगे तो उसका मतलब आयतन दोस्तों कम होता जाता है, कम होता जाता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह उस समय उसका दोस्तों आयतन सबसे कम होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाओगे बर्फ बनाने के लिए तो फिर वो उसका आयतन बढ़ता जाएगा, यानी अब उसे अब जगह ज्यादा चाहिए, ज्यादा जगह घेरता है। इसीलिए आप एक गिलास में अगर पानी भर के जमाओगे तो बर्फ बनेगी, तो बर्फ ऊपर तक लद जाती है क्योंकि बर्फ को ज्यादा जगह चाहिए पानी से ज्यादा। यदि आप एक गिलास में बर्फ रख दिए और बाद में उसे पिघला दिए तो बाद में देखोगे तो गिलास थोड़ा सा खाली हो जाएगा पानी जब बनेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर जल का आयतन अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखें ये गलत हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकते। जल का न्यूनतम घनत्व 4 डिग्री से पर होता है, तो यही बात मैंने बताया। तो यहाँ पर जल का घनत्व न्यूनतम,
तो नहीं मेरे भाई, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वही मैंने बताया ना, 4 के नीचे ले जाओगे तो उसको जगह ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब उसका घनत्व कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही है 46 का, तो दोस्तों दोनों नहीं सही है, डी वाला हो जाएगा आपका। आगे देख लिया जाए अगर 47 का, तो कौन सी धातु अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इन सारे धातुओं को देखोगे, सोना ही एक ऐसा चीज है। सोना कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर ये सोना, जिसे ऑरम बोला जाता है लैटिन भाषा में। तो 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो सोना दोस्तों सबसे कम अभिक्रिया करता है पानी से, हवा से, इसीलिए सोना लंबे समय तक चमकते रहता है, इसलिए लोग इसको गहनों उपयोग करते हैं। ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों 48 वाले में, तो बड़ा ही गजब का सवाल है। यहाँ देख लेते हैं, मिला लेते हैं, इसका ऑप्शन तो अगले पेज पर है। तो जो होता है दोस्तों यहाँ पर दिया है नींबू का रस, नींबू के रस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड और स्कॉर्बिक। यहाँ चला आएगा खट्टा दूध या दही होता है लैक्टिक एसिड, और इमली में तो टार्टरिक एसिड। अब यहाँ पर दोस्तों जो सिरका दिया है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, सिरका में तो एसिटिक एसिड पाया जाता है और एथनोइक अम्ल भी, तो ये यहाँ पर चला आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें देख, क्योंकि अगले पेज पर है हम भूल सकते हैं। तो ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, तो ए वाला 2, बी वाला 3, तो ऐसा कहाँ है, ऐसा सिर्फ सी वाले में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लें दोस्तों हम लोग, आगे देखें क्या है हमारा 49 में क्या हो जाएगा। 49 में क्या हमसे पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं थॉमसन परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल का सही वर्णन क्या है। तो दोस्तों थॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया था, उन्होंने कहा कि परमाणु एक नाभिक है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। तो यही उन्होंने बताया था दोस्तों थॉमसन ने। तो यहाँ पर उनका अगर थॉमसन का मॉडल आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो परमाणु एक समान धनात्मक आवेश का एक बड़ा गोला है जिसमें चारों ओर वो बिखरे होते हैं, और जो डोलने की बात किया था वो दूसरा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखें पीएच से रिलेटेड दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि मानव शरीर में पीएच के महत्व के बारे में बताना है, कौन सा सही है। तो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं 7 से 7.8 की संकीर्ण पीएच सीमा में होती हैं। तो ये बात सही है, थोड़ा सा क्षारीय होती हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो पहला तो सही है। दूसरा हम कह रहे हैं पीएच का एक छोटा सा परिवर्तन इन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है। नहीं मेरे भाई, जैसे 7 पर न्यूट्रल है, 7 से थोड़ा ज्यादा हो गया तो दोस्तों ये क्षारीय हो गया यानी बेसिक, और 7 से थोड़ा सा कम होगा तो ये एसिडिक हो गया। तो परिवर्तन तो होता है ना, ये थोड़ी ना होगा। केवल आपका सी हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 51 वाले में, तो एलपीजी कह रहे हैं दोस्तों, एलपीजी से आप खूब उपयोग करते हैं। आपको एलपीजी में एथिल मरकेप्टन क्यों मिलाया जाता है, इसीलिए कि दोस्तों ये जो आपकी गैस होती है एलपीजी, ये मतलब इसे गंधहीन होती है, तो यदि लीक कर जाएगी तो आपके घर में ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एथिल मरकेप्टन मिला दिया जाता है कि जिससे अगर लीकेज हो आपको पता चल जाए तो आप खतरे को टाल सकते हैं। यही है रिसाव को पता करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं यौगिक के संबंध में, कंपाउंड के संबंध में कथन पर विचार करना है। यौगिक का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक विशिष्ट स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित यानी मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये वाला यहाँ पर सही हो गया। अब कह रहे हैं यौगिक के उन गुणों, क्या कह रहे हैं, यौगिक के गुण उन तत्वों के गुणों के समान होते हैं जिनसे वे निर्मित होते हैं। नहीं मेरे भाई, परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, यानी जैसे ए और बी मिलकर कोई सी बनाए, तब दोस्तों जब सी बन गया तो इन दोनों का अपना अपना कोई यहाँ पर अस्तित्व तो नहीं रहेगा, वो बदल जाता है। तो ये वाला यहाँ पर आपका गलत हो गया, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ये केवल ए, 52 का ए हो जाएगा। यहाँ पर 53 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं परमाणु के किस मॉडल ने ऊर्जा स्तर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ऊर्जा एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को किसने प्रस्तुत किया था, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी लेवल के बारे में। तो दोस्तों ये बोहर का मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, तो उन्होंने कहा था कि एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में दोस्तों वहां पर ये मूव करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा बोहर वाले में। अब ये 54 वाले में देखिए क्या कह रहे हैं, लिटमस से संबंधित करें। लिटमस से रिलेटेड आपको कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वन लाइनर के रूप में। लिटमस के संदर्भ में लिटमस क्या करता है, अम्लीय विलयन में
लाल रंग प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं। 54 का आपका ये सॉरी, यहाँ पर ये डी हो जाएगा, क्योंकि हमारी आदत होती है सी लगाने की जब दोनों सही होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 55 में क्या है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, जो कि इस समय बैन है एसी वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है। तो इस पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसे फ्रियान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल फ्रियान के नाम से जाना जाता है, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। दोनों सही हैं, लेकिन इसका मतलब गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों देखें अगर हम, तो यहां पर कह रहे हैं कथन पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों सही का क्या है हमारा, आप लोग जानते हैं लिथियम करें भारी धातु मानी जाती है, तो दोस्तों गलत है। आजकल जो 3 व्हीलर रोड पर दिखाई दे रहे हैं, ये इसी लिथियम का योगदान है। लिथियम बहुत ही हल्की धातु है, इसीलिए इसका बैटरी बनाने में उपयोग बहुत अच्छा किया जाता है। भारी होती तो वो सिर्फ बैटरवा खींचने भर का रहता वो। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये गलत हो जाए, क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है, बहुत हल्की धातु मानी जाती है। लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही। तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा। ये कौन सा सही है, केवल 2 वाला, बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर 57 में, तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन, जैसे दिल्ली वगैरह में जब प्रदूषण बढ़ता है तो वहां पर आर्टिफिशियल वर्षा करवाई जाती है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी, AgI जिसे हम लोग कहते हैं, इसका उपयोग करके वो जो मॉइस्चर होता है उसको इकट्ठा करके बादल वर्षा करवाती है प्रदूषण वगैरह दूर करने के लिए। 58 में क्या कर रहे हैं, वही कथन कारण वाली बात है। यहाँ पर जरा देखते हैं भाई क्या है। कथन कारण, एसेंडे और क्रोनोलॉजिकल ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं मैचिंग वाले। जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है भाई, क्योंकि वो उसमें नमी धारण कर लेता है, सही है। जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर लोहे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल वो जंग लगता है, इसका मतलब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, और ढक गया है तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तो यही तीसरा हो जाना चाहिए, तीसरा वाला। तो आगे चले देखते हैं दोस्तों हम लोग ये 59 में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये 59 में ये कह रहे हैं कथन पर विचार करें, बताएं कि हमारा सही क्या है। देखते हैं दोस्तों, पहला वाला स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये कास्टिक सोडा की बात कर रहे हैं, Na2CO3 के बारे में बात कर रहे हैं। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। नहीं मेरे भाई, इसे धावन सोडा कहा जाता है, निर्जल वाले को धावन सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट, यही दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, NaHCO3 हो जाता है, ये दोस्तों बेकिंग सोडा है। तो यही बात है यहाँ पर दोस्तों, ये गलत, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अग्निशामक यंत्र में ये मतलब जो जहां आग वगैरह लगती है उसको बुझाने के लिए ये बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब उस पर डालते हैं तो कार्बन ऑक्साइड यानी CO2 उत्पन्न करता है, जो आग बुझ जाती है। आगे देखें, आगे 60 वाले में दोस्तों कह रहे हैं आयोडीन क्लिंचर। आयोडीन क्लिंचर क्या होता है दोस्तों, एक उत्पाद होता है, इसको आपको कभी कभी पूछा जाता है मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आयोडीन क्लिंचर दोस्तों क्या होता है, आयोडीन क्लिंचर एक कह सकते हैं एक द्रव का मिक्सचर है, जिसमें आयोडीन का मतलब पोटेशियम आयोडाइड और ये आयोडीन वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है, जो एंटीसेप्टिक घाव लग जाती है तो उसमें लगाने के लिए जो मरहम वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब किसी तत्व में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, यानी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब किसी तत्व को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब कोई जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी लॉस करता है, तो ध्यान रखे रहेंगे। यहाँ टेट्रा एथिल लेड जिसे तेल कहा जाता है, ये टेट्रा एथिल लेड क्या काम होता है दोस्तों इसका, ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह मिलाया जाता है
तो गाड़ियों में ये एंटी नॉकिंग वगैरह कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 में दोस्तों क्या कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ कथन और कारण के बारे में पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन पर सेट करें। अब देखते हैं, यहाँ कथन है, कारण है, क्या है यहाँ। अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए यानी थोड़ी देर के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देते हैं। इसलिए खो देते हैं क्योंकि हवा में चलते, हवा के घर्षण कारण गर्म होते हैं, तो गर्म होने के कारण कुछ पार्टिकल, कुछ मतलब वो चार्ज त्याग देता है या कुछ ग्रहण कर लेता है, इसलिए। तो ये वाला बात सही है। जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी को वायुमंडल प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाते हैं, यानी आयन के रूप में बन जाते हैं, इसलिए। तो सही है, तो दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए आपका, ये बी हो जाएगा। तो आगे दोस्तों अगर हम लोग अब 63 वाले को देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, 63 वाले में ये 63 वाला तो हो गया ना, एक सेकंड, ये 63 हुआ, 64 वाले को हमें देखना है। यहाँ कह रहे हैं कौन सा संक्षारण रोकने के लिए। संक्षारण का मतलब दोस्तों आप जान लीजिए, जैसे मोर्चा वगैरह रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं लोहे को पेंट कर देते हैं, ऊपर से पानी उनी पड़ता है तो वो पानी हमारे लोहे तक नहीं पहुंच पाता है, पेंट उस पर एक परत बनाए रखता है। तो यहीं पर है क्या है, पेंटिंग करने के, पेंट करके, यही सबसे है, क्योंकि पानी में डुबोएंगे तो और जल्दी खराब हो जाएगा, अम्ल में और खराब होगा, खुला छोड़ने में तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है। तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक कौन सा कैटालिस्ट प्रयोग होता है। तो दोस्तों वो प्लेटिनम का प्रयोग होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या ये 66 वाले में, जिसमें कह रहे हैं दोस्तों वही कथन है, कारण है, हमें पढ़ के बताना है सही क्या है। तो कथन में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का प्रकाश का ही होता है। ये बात तो दोस्तों यहाँ पर ठीक है, मान लेते हैं हाँ लाल रंग का ही होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर होती है, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों दूसरे में कनेक्शन नहीं बन रहा है। सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का होता है, इसलिए नहीं होता है कि यह 650 नैनोमीटर की होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, इसलिए होता है क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा होता है लाल रंग का। तो ये वाला बात यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो सी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 67 वाले को देखें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष के बारे में पूछा कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष ये था कि मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा था और वो सेट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ तत्वों को उन्होंने परमाणु भार के अनुसार ठीक से नहीं रख पाए थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 67 का सी। और ये हम देख लेते हैं 68 वाले में। इसमें कह रहे हैं दोस्तों कथन कारण के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने कथन देख लिया। कारण, कथन में कह रहे हैं पॉलीएस्टर, आप लोग जानते हैं गांव में इसे वेलवेट भी बोल देते हैं। पॉलीएस्टर से जो कपड़ा बना होता है वो अधिक सिकुड़ते हैं और टिकाऊ कह रहे हैं नहीं होते हैं। तो दोस्तों सिकुड़ते तो हैं लेकिन टिकाऊ बहुत होते हैं, जल्दी फटते उठते नहीं है वो, ये जान लीजिए। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर ये गलत हो गया, पहला वाला कथन। अब दूसरे कारण में करें पॉलीएस्टर एक सिंथेटिक बहुलक है, यानी बनाया जाने वाला बहुलक है, ये प्राकृतिक नहीं है, जिसमें मजबूत रासायनिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो बहुत मजबूत होता है। तो यस, तो ये वाला कारण आपका सही है। तो आपका कौन हो जाएगा, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, 68 का डी हो जाएगा आपका। आगे देखें अगर हम लोग 59 में कह रहे हैं पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता, यानी पेट्रोल से आग लगी है तो पानी से नहीं बुझ सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी का घनत्व पेट्रोल से ज्यादा होता है। पानी आप जैसे कुछ लोग को जादू दिखाते हैं ना, कहते हैं पानी में आग लगा दी, पानिया में पेट्रोल डाले रहते हैं, पेट्रोल ऊपर परत बना लेता है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है, यही पेट्रोलवा जलता है, पनिया नहीं जलता। तो यही बात है यहाँ पर दोस्तों, प्रभावी नहीं होता क्योंकि अमिश्रणीय है, पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है और जलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब पेट्रोल का घनत्व पानी से कम है, वो पानी के ऊपर आ जाता है। आगे अगर हम लोग ये 70 वाले को देख लें तो इसमें कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन के बारे में है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो दोस्तों जानते हैं यह एक मतलब स्वतः स्फूर्त तो नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह धातु अंकन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये तो निरर्थक है। यहाँ दोस्तों आगे कह रहे हैं
कि ये इसमें स्वतः स्फूर्त होता है, स्वतः स्फूर्त नहीं होता है, गैर इस स्वतः स्फूर्त होता है, ये भी गलत हो गया। यह अंतरिक्ष यान के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है और नासा वालों ने ऐसा दोस्तों सिस्टम बनाया था। उन्होंने दोस्तों खोज किया था कि एजेंसियों में प्रयोग किए जाने वाले जो तकनीक है उसमें ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसमें पानी लिए रहते हैं, पानी का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी विद्युत अपघटन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो यही उन्होंने खोज किया था यहाँ पर। आगे अगर देखें तो 71 में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, कथन पर विचार करके बताइए सही क्या है। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम शीले नामक वैज्ञानिक ने किया था, सही। सिलिकॉन भूप्रपटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नहीं मेरे भाई, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए ये हम भूप्रपटी पृथ्वी है, पृथ्वी के केवल भूप्रपटी वाला है, तो भूप्रपटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। लेकिन अगर हम पूरे पृथ्वी को देखें तो पूरी पृथ्वी में ऑल ओवर आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आयरन यानी लोहा, इसलिए पृथ्वी चुंबकीय है। तो ये दूसरा आपका गलत हो गया, केवल आपका पहला सही है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे अगर हम लोग 72 वाले को देख लें तो कौन सी प्रक्रिया परासरण परासरण का उदाहरण है। तो परासरण दोस्तों क्या होता है कि कोई पानी, कोई लिक्विड कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर ट्रांसफर हो जाए, मतलब एक झिल्ली के माध्यम से। तो दोस्तों वो झिल्ली का नाम आप लोग सुने होंगे, वो मुझे इंग्लिश में हिंदी में याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड हम टाइप करके थोड़ा सा देख लेते हैं। उस झिल्ली का नाम है दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली। यस, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कोई लिक्विड कम घनत्व से यानी मतलब कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर चली जाए। जैसे किशमिश होता है ना, उत्तर इसका तो यही होगा, किशमिश में पानी फूल जाता है। मान लीजिए हम ग्लास में यहाँ किशमिश डाल दिए, तो किशमिश में जो शर्करा होती है उसका घनत्व तो अधिक होता है और पानी का घनत्व कम, तो पानी जो है तो यह अधिक घनत्व की ओर भाग जाते हैं, यानी अर्धपारगम झिल्ली की तरह होती है किशमिश की बाहरी सतह, तो उससे होकर पानी अंदर घुस जाता है, तो इसलिए किशमिश फूल जाती है। उसी किशमिश को अगर नमक वाले घोल में डाल देंगे तो पचक जाएगी और, तो यही होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 में आपका ये क्या कह रहे हैं, बायल के नियम से संबंधित नियम खूब हम लोगों को रटाया गया था 11th में, गैसीय नियम है दोस्तों यहाँ पर। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसमें कौन सा कांस्टेंट रखा जाता है। एवोगैड्रो का नियम हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें कांस्टेंट किसको रखा जाता है, तो दोस्तों इसमें कांस्टेंट जो रखा जाता है टेम्परेचर प्रेशर को रखा जाता है। तो एवोगैड्रो वाला हो जाएगा 3 पे जाएगा, तो यानी डी वाला 3 पे कहाँ है, डी वाला 3 पे यहाँ है। एक ही से हमें पता चल गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय, तो आप लोग पता लगा लिए। 74 में अगर हम लोग देख लें तो कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करिए कौन सा सही है, बताना है। तो एवोगैड्रो संख्या का उपयोग गैसों के आयतन की गणना में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात गलत है, किया जाता है, तो ये गलत हो, ये वाला यहाँ पर गलत हो गया। 1 मोल किसी पदार्थ में इतना यानी 6.022 10⁻23 कण होते हैं, इसमें पार्टिकल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 74 का बी। अब हम लोग देख लेते हैं ये 75 वाले में, करें दोस्तों पॉलीप्रोपीन के बारे में करें। पॉलीप्रोपीन का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, तो पॉलीप्रोपीन का दोस्तों उपयोग दोस्तों यहाँ पर नॉन स्टिक किचन वेयर के लिए किया जाता है, नहीं बोतल और बक्से बनाने में। यस, यही सही होगा, क्योंकि जो पॉलीप्रोपीन जो हल्के पदार्थ होते हैं, भारी हों पर हल्के हों, तो वो वाले बनाने में, जैसे बोतल वगैरह बक्से वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें भी उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आज हमने ये जो अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज नेक्स्ट आईएएस की जो दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, इसको हम यहीं पर रोकते हैं, आधे प्रश्न तक पार्ट ए नाम देकर रोक देते हैं। अब दोस्तों अगली बार इसके जस्ट आगे से पार्ट बी के रूप में हम लेकर आएंगे, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, आपको दिक्कत होगी हमें भी, इसलिए हम इसको पार्ट बी में बाकी के देखेंगे। नमस्कार।